प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा, मुख्य सचिव आईएएस अफसरों को दी जिम्मेदारी। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में देहरादून नगर निगम ने बीजेपी को पलड़ा भारी, सौरभ के समर्थन में लोग जुटे। कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र, 26 वचनों से सामने रखा समाधान और विकास का विजन। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, तापमान बढ़ने से हिमालय में घटते जा रहे हैं ग्लेशियर। पहाड़ों में हल्की बारिश के आसार, मैदान के इलाकों में कोहरे का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 में हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ। जोशीमठ देवनगरी में ही नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सुषमा डिमरी और दुर्गी लक्ष्मण के पक्ष में प्रचार करते हुए मोहल्ले में अपील कर दी है। जोशीमठ में ही अचानक बर्फबारी और बारिश के बावजूद भी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ठंड में भी बिना परवाह करते हुए प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने कड़ी ठंड में भी ग्रामीण के घर घर जाकर वोट देने की अपील की है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव का महारण सियासी अली मोंटी भाई ने ही जनसंपर्क किया है, जहां पर डोईवाला नगर में नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय प्रत्याशी रियासत अली मोंटी भाई ने ही चुनाव प्रचार के तहत जनसंपर्क किया है। इस दौरान ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रज़क ने मोंटी भाई का समर्थन करते हुए बताया कि हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं वो, जैसे गरीब बालिकाओं की शादी और शिक्षा में मदद करते हैं। रज़क ने बताया कि अगर मोंटी भाई को जनता अपना समर्थन देती है तो क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। जो निर्दलीय को दिया है, ये सारा परिवार कांग्रेस का परिवार है और इनको सीट नहीं मिला था और हमेशा कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और आइंदा भी जुड़े रहेंगे। सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कैंडिडेट जीत सकता है, जिसके अंदर क्षमता है, जिसमें हिम्मत है और सब लोगों का समर्थन जिसको प्राप्त है, ऐसे उम्मीदवार रियासत अली को हमने समर्थन दिया है, जिससे ये क्षेत्र का काम करा सके और इस क्षेत्र का विकास हो सके। आपने बारमन क्या है, मैं कुर्कावाला बस्ती, कुर्कावाला, तेलीवाला, न्यामाला, बाजावाला में भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। उम्मीद है कि बहुत बड़ी अच्छी रूप से लीड से इनका जीत होगी इंशाअल्लाह। और हम पूरा आप देख सकते हैं कि ये पूरा सुबह से ये लोग इनके साथ में भ्रमण पर है। और मेरी अपील यह है लोगों से कि अगर आप अपने इलाके में वाकई में विकास चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सब लोगों को विकास हो, सबके काम हो और बिना पैसे के काम हो, तो पैसा ना लगे, मकान बनाना बिना पैसे के, काम करना बिना पैसे के, कोई लालच ना हो, किसी किस्म का कोई बात ना हो, तो ऐसा ये सक्षम है इस मामले में और उम्मीद है कि ये जीतेंगे और कामयाब होंगे। युवाओं का समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है और हर नौजवान का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मोंटी भाई ने युवाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपने मैनिफेस्टो में अपने 10 वादों में एक वादा किया है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे एक पुस्तकालय खोलने का काम करूँगा अपने वार्ड में, जो कि मुझे किसी और उम्मीदवार ने नहीं सोचा। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने वादा किया है और अपने क्षेत्र की जनता के लिए नाम इन्होंने 10 वादे किए हैं, जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ। इसलिए मैं मोंटी भाई के साथ सभी मतदाताओं से और ख़ास करके अपने नौजवान साथियों से, अपनी बहनों से जो कि पढ़ाई कर रही हैं, जो कि नौजवान आजकल सभी शिक्षित हैं, सबसे मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एक मुश्त होकर के मोंटी भाई को वोट दें और अपना वोट जो है वेस्ट ना करें और सिर्फ मोंटी भाई को वोट दें। और यहाँ से हमारे सपनों की, हमारी उम्मीदों की जो उड़ान है, वो मोंटी भाई के चुनाव चिन्ह हवाई जहाज़ पर मोहर लगा करके उसको उड़ाएं। बहुत ही प्यार मिल रहा है लोगों का और दिन पे दिन बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिल रहा है। सुबह से आज मेरे साथ लोग जो है
तेलीवाला फाटक से लेकर के बाजा वालों तक तमाम भीड़ मेरे साथ खड़ी रही और मेरे नाम के नारे लगा रहे हैं। और सबके दिलों में जज्बा ये है कि अब की बार जो है मोंटी भाई को जिताना है और जहाज पे मोड़ लगानी है और लोगों का विकास करवाना है। और हमारे साथ अब्दुल प्रधान जी है, इन्होंने मेरा जो मुझे समर्थन दिया, इनको पूरा विश्वास है। मैं लोगों को वादे किए हैं, मैं लोगों को करूँगा और मैं प्रधान जी का नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। और मैं ईमानदारी से भारत की मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली ओली इस समय ही एक बार फिर से पर्यटक से गुलजार हो पड़ी है। यहाँ पर तकरीबन 1 फीट बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, जिसे सैलानी खूब पसंद कर रहे हैं। ओली में सैकड़ों की संख्या में ही पर्यटक दिन पर पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय होटल, कारोबारी और लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। बताना चाहेंगे, यहाँ पर दूर दूर तक देखा जाता है बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इस जगह इन दिनों पर्यटक के बीच ही काफ़ी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। सेवा इंटरनेशनल द्वारा ही आयोजित बहु विशेषज्ञता शिविर में ही 135 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है, जिसमें निःशुल्क दवाओं का वितरण किया है। शिविर में दंत, नेत्र, महिलाओं से संबंधित रोगों में सामान्य रोगों का उपचार किया गया है। शिविर में कुल ही 46 नेत्र जांच हैं, 32 दंत परीक्षण हैं, 32 महिला रोगियों का उपचार जारी है। साथ ही अन्य रोगियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं डोईवाला की, जहां पर स्टेशन रोड स्थित ही बाजार में आज भाजपा ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। भाजपा ने आयोजित ही विशाल जनसभा में वरिष्ठ लोग मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है। सभा में ही हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उपस्थित होकर ही भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगी है। जनसभा को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता को विश्वास दिला दिया है कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत होगी और प्रदेश में लगातार विकास होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार के माध्यम से ही जनता की जन समस्याएं खत्म होंगी और विकास तेजी से होगा। कि हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा महत्व चुनाव का माना जाता है और हमारे निकाय चुनाव 23 तारीख को होने और निश्चित रूप से हर मतदाता के अपने वोट की कीमत है। उनको एक बहुत बड़ा एक अधिकार मिला है, तो मैंने अपील की है सभी से, आप मतदान जरूर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस प्रकार से जब जनता मतदान करती है तो हम एक शब्द बोला करते हैं, जनता जनार्दन।
तो वो आशीर्वाद जब जिसको मिलता है फिर वो हमारा प्रत्याशी उम्मीदवार वो फिर एक वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आता है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, मतदान करेगी निश्चित रूप से। हमारे यहाँ 23 तारीख को जो लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें अधिकांश संख्या में लोग जब मतदान करेंगे तो सही व्यक्ति फिर सामने चुनाव जीत के सामने कुछ घंटे रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सब जगह बहुत जिस तरह से मुझे फीडबैक पूरे प्रदेश से मिल रहा है, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जगह प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हमारे जहाँ मेयर पद के प्रत्याशी हैं, जहाँ हमारे नगर पालिका नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, अनेकों पार्षदगण हमारे यहाँ हैं। और उससे भी पहले हमारे यहाँ हम तो एक बात कर गए, हमारी बोनी तो पहले हो गई। 3 हमारे यहाँ जो है जीत के पहले ही निर्विरोध लोग आ चुके हैं। 44 लोग पार्षद और हमारे वार्ड मेंबर जीत के आ गए हैं, तो बोनी तो अच्छी हो गई है। तो अब आके जब इंजाम आएगा, यानी मतदान के बाद जब मतगणना होगी, तो निश्चित में भारतीय जनता पार्टी इसमें डोयवाला है, ऋषिकेश है, अन्य तमाम क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने वाले। यूसीसी और राष्ट्रीय खेलों में चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर बताना चाहेंगे कुमाऊं कमिश्नर द्वारा ही स्टेडियम का निरीक्षण किया गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम और गोला पार्क में स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माण कार्य करने में एजेंसी को 20 जनवरी को ही कार्य पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। 28 जनवरी को 14 फरवरी तक ही हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसमें लगभग 2000 खिलाड़ी भाग लेंगे। कुछ इश्यूज यहाँ पे जो हमारा स्विमिंग पूल है उसकी हीटिंग से रिलेटेड थे, जिसपे काम अभी चल रहा है। और जो कार्यदायी संस्था है उनका कहना है कि वो इसको आज और लेट से लेट कल सुबह तक पूरा कर देगी, ताकि उसके बाद ये हीटिंग को ऑन कर सकें। उसके बाद जो बाकी व्यवस्थाएं इसमें जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनको देखना है, जैसे डाइनिंग का हैंगर है, लाउंजेस बनने हैं, अंदर अलग अलग स्पेस डिमार्केट होना है, उसके काम को भी यहाँ पे देखा गया है। और कुछ एक मसले जो बाद में होंगे, जिसमें पब्लिसिटी मटेरियल है, इंटरनल डेकोरेशन है, उसकी भी टीम इन प्लेस आ चुकी है। और जो दूसरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिनको केटरिंग देखनी है, किचन देखना है, उनसे भी यहाँ पे बात हो चुकी है। और कुल मिला के इन सभी कामों को तय जो समय सीमा है उसके अनुसार लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और सुनिश्चित करवाया जा रहा है। लीकेज को लेके भी आप ये लीकेज जो प्राइमरीली जो स्विमिंग पूल है उसका जो पंप है, उसमें जो पंप्स हैं उसमें कुछ जगहों पे लीकेजेस आई है, कुछ जॉइंट्स पे, जिसपे जो कार्यदायी संस्था है वो मरम्मत का काम यहाँ पे कर रही है और उसको ये समय रहते हुए पूरा कर दें। कुछ व्यवस्था रहेगी इसके लिए? पार्किंग के लिए अभी जो पीक लोड है यहाँ पे, एक तो एक्चुअली जो कैपेसिटी स्टेडियम की है उसमें 10,000 के आसपास की कैपेसिटी है, बहुत एथलीट्स होंगे, अन्य लोग भी आएंगे, तो उसको देखते हुए मैंने अभी एसएसपी नैनीताल से कहा है कि वो यहाँ पे एक बार बैठ के प्लान बना लें, अंदर कितने आ सकते हैं। इसमें कुछ मैंडेट जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसको भी दिया गया है, तो अतिरिक्त कोई बाहर पार्किंग स्पेस अगर रेगुलेट करना है, बनाया जाना है तो बनाया जाए। थैंक यू। अगली खबर देहरादून से, जहां पर निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा ही कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों के साथ वार्ता की गई है। बताना चाहेंगे निकाय चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई है। बैठक में ही सुशील कुमार ने सभी जनपदों में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान ही सुशील कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और बताया है कि नगरीय निकाय चुनाव में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा और सही तरीके से संचालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ निर्वाचन की जो अन्य कार्रवाइयाँ हैं, जो मतदान की कार्रवाई है और मतगणना की कार्रवाई है, उनकी तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया और सभी जनपदों से उनकी तैयारियों की स्थिति जानी और उनकी समस्याओं को भी जाना, और जिससे कि उसका समय से निराकरण किया जा सके। सभी जनपदों में मतदान दलों के प्रस्थान और मतदान दिवस की पूरी तैयारियां हो गई हैं। पूरी सामग्री सभी जनपदों में तैयार है, वाहनों की व्यवस्था हो चुकी है, कार्मिकों का प्रशिक्षण 2 स्तर पर हो चुका है और इसी प्रकार मतगणना के कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर उनका भी प्रशिक्षण हो चुका है। तो सभी तैयारियां सभी जिलों में है। इसके अलावा पुलिस बल की आवश्यकताओं के विषय में भी पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और यदि कोई कठिनाई है उसके विषय में भी उनसे पूछा गया कि शांति व्यवस्था
पूरी तरह से कायम रहे चुनाव के दिन, और जो भी ऐसे शरारती तत्व हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाए, ऐसे निर्देश भी आयोग ने निर्गत किए हैं। तो इस प्रकार चुनाव को सुचारू ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां कर ली गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता के लिए एक जागरूक कार्यक्रम चला है, जिसमें हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की अपील कर दी है। लोगों से जागरूकता फैलाने की अपील कर दी है। राजधानी देहरादून के घंटा घर पर ही आज सड़क सुरक्षा नियम के प्रति जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तख्तियों पर स्लोगन लिखे जैसी रफ्तार, अपना हेलमेट अपने सर, चलें सुरक्षित फिर क्या डर, लिखकर ही जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। इस अभियान में बात करते हुए देहरादून परिवहन विभाग के अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि वाहन चलाते वक्त ही हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने राजधानी देहरादून की जनता से अपील कर दी है कि वे अपने बच्चों को भी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। जिस तरीके से सड़क सुरक्षा अभियान की बात करी जाए, तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, युवा हैं, क्या वो हेलमेट पहनते हैं? आप जागरूक करने के लिए इस तरीके से रैली निकाल जाएगी? बिल्कुल, मेरे घर में बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन मैंने आज तक उनको आदत डाली है। आप अगर 1 किलोमीटर की दूरी पे भी जाएंगे तो हेलमेट लगा के जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कहाँ पे क्या हो सकता है। तो अगर आप हेलमेट लगाओगे तो जीवन बचाओगे, दूसरे का भी। आप मेरी सबसे बड़ी एक तो रफ्तार को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। रफ्तार में आजकल युवा पीढ़ी जा रही है, उसको कंट्रोल करें। अगर वो कंट्रोल हो जाएगी तो बच सकते हैं। ठीक। सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर लगातार पहल की जा रही है। सर कैमरा लुक करेंगे। जिस तरीके से आजकल युवा हेलमेट नहीं पहनते हैं और महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर शामिल ले रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी गाड़ी चलाते हैं। सर कैमरा लुक। आज अमर उजाला द्वारा जो है 17 जनवरी 2025 को एक यही अभियान निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आम नागरिक को सबको जानकारी दी जाए कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे कि दुर्घटनाएं कम हों। तो आज हमारे जो सिविल डिफेंस विभाग है, नागरिक सुरक्षा के हमारे करीब 55 वार्डन जो है यहाँ पर आकर के और ये घंटाघर से और परेड ग्राउंड तक पूरा अभियान जो है सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और अपने जीवन की रक्षा करें। ठीक। सर, इस सड़क सुरक्षा अभियान की अगर बात की जाए तो लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। महिलाएं भी इकट्ठी हैं, क्योंकि घर में बच्चे हैं, लेकिन वो अभियान जो है धरातल पर नहीं कर पाता है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जागरूक किया जा रहा है? आज बड़ा ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इसमें लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। रोड सेफ्टी में हेलमेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो घर से निकलते समय हेलमेट जरूर पहनें। हेलमेट से क्या होता है कि अगर दुर्घटना हो भी जाती है, सपोज मान लो दुर्घटना हो गई, तो हेलमेट आपको बचाता है। आपका नुकसान कम से कम होगा, आपकी जान बच जाएगी। हेलमेट अगर देखा जाए तो क्या क्या काम करता है। हमारे बॉडी में एक ऑलरेडी हेलमेट है, ब्रेन को एक हेलमेट दिया गया है। ये डबल हेलमेट है। अगर हेलमेट पहन लेते हैं तो डबल प्रोटेक्शन हो जाता है। और हेलमेट क्या बचाता है हमें? सबसे पहले एच मतलब हेड को बचाता है, ई मतलब आई को, एल लिप्स, एम माउथ। अगली खबर की रुख करेंगे, जहां पर समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी के लिए लगातार पंजीयन कराने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। बताना चाहेंगे, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के पंजीकरण के लिए एक नया पोर्टल तैयार कर लिया गया है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने विकसित किया है, जिसमें एक साथ 50,000 से अधिक यूजर्स अपनी एंट्री कर सकते हैं। इस पोर्टल में अत्याधुनिक सुरक्षा उपयोगों का ध्यान रखते हुए साइबर हमलों से बचाव के लिए नेशनल डाटा सेंटर से लिंक किया है, जिसमें निदेशक निकिता खंडेलवाल ने बताया है कि एक वेबसाइट में सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय डाटा सेंटर का उपयोग हुआ है, जिससे साइबर हमलों के दौरान ही कोई भी नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार लगातार ध्यान दे रही है।
नहीं, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिजिटल प्रणाली के रूप में होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे। तो उसको देखते हुए जो अभी जो यूसीसी की वेबसाइट कमेटी के आदेश पे और यूसीसी में जो राज्य सरकार के आदेश थे उस भी आईटीडीए द्वारा टेक्निकल रूप से तैयार की गई है। उस वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट और एक हम सोर्स कोड रिव्यू बोलते हैं वो हमने करवा लिया है, और उसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना आए उसके लिए जो भी भारत सरकार की हमारी GIGW गाइडलाइंस होती है उसका पूरा पालन किया गया है, और सुरक्षा के दृष्टिगत उसको नेशनल डेटा सेंटर पे भी होस्ट किया गया है। और एक ये भी होता है कि जब बहुत यूज़र्स यूज़ करते हैं तो टेक्निकल ग्लिचेस भी आने की दिक्कतें होती हैं, कभी यूज़र्स को कुछ है तो उसके लिए एक टेक्निकल हेल्प डेस्क का भी टोल फ्री नंबर लेके स्टार्ट कर दिया है। अभी तो क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है तो वो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए, बाकी भविष्य में जब वो CSC के माध्यम से और अन्य माध्यम से जब लॉन्च होगी तो वो टेक्निकल हेल्प डेस्क। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर लगातार सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। बताना चाहेंगे जहां पर 2023 और 24 के बीच ही 3.31% की बढ़ोतरी देखी गई है। यातायात निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार यह वृद्धि चिंताजनक है, जबकि प्रवर्तन कार्यवाही में भी कमी आई है। यातायात निदेशालय ने सभी जनपदों में SSP और SP को निर्देशित कर दिया है कि वे प्रवर्तन अधिकारियों को सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए सख्त कार्यवाही बढ़ाने के लिए कहेंगे। साथ ही दुर्घटना का विशेष ख्याल रखा जाएगा और हादसे ना हो इसके लिए अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। आपने जांच के विषय भी दिया है और प्रवर्तन की कार्रवाई भी कमी देखने को मिली है, क्या है सब पूरा? जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हैं उनको सभी को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्या कारण रहे। जहाँ पर भी हमको लगता है कि कुछ ऐसी एनफोर्समेंट के लेवल पे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बेहतर कर सकते हैं, उनको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट किया गया है। एनफोर्समेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हम लोग कर सकते हैं, और एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी उनको रिव्यू करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद जो भी रीजंस हमको समझ में आते हैं जहाँ से हमको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उसको लेकर के भी डिटेल्स में डायरेक्शंस जो है डिस्ट्रिक्ट्स को इशू किए गए हैं। और जहाँ पर एनफोर्समेंट में कमी आई है उनको खासतौर से बताया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है जो आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पर कुछ एनफोर्समेंट कम देखा गया है, उनको कम्युनिकेट किया है कि एनफोर्समेंट को बढ़ाया जाए और फोकस रहें कि किस तरीके से एक्सीडेंट को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा ही लगातार चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो वहीं पर्यटन मंत्री ने भी अब अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है। चारधाम प्राधिकरण की व्यवस्था पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि यात्रा के संचालन को लेकर मंथन जारी है। उन्होंने बताया है कि धामी सरकार द्वारा ही कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार ही यात्रियों को भेजा जाएगा ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ ही शासन प्रशासन में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। जल्द ही स्वयं भी प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा करेंगे। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो GST का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें। अगर टैक्सी का GST का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की स्टेट को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाले, क्योंकि यात्रा को हरिद्वार से, ऋषिकेश से प्रारंभ करते हैं, तो GST के समस्त बिल जो हैं वो उत्तराखंड में ही कटने चाहिए। खासकर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।